सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक के लिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतुक के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें। प्रश्न यह है कि यह सदन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 25 से 27 की शेष अवधि तथा गठन संबंधी सूचना निर्गत होने तिथि से 31 मार्च 27 तक के लिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(a), 240(a) एवं 241(a) के परंतु के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 2025-27 की शेष अवधि यथा गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक 6 सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हूँ तथा बिहार विधान परिषद के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि यह सदन बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(a), 240(a) एवं 241(a) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन वर्ष 25 से 27 की शेष अवधि तथा यथा गठन संबंधी सूचना निर्गत होने की तिथि 31 मार्च 27 तक 6 सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री जल संसाधन विभाग। महोदय, मैं बांध सुरक्षा अधिनियम
2021 की धारा 45(1) के आलोक में बिहार की निर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक प्रतिवेदन की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति को सभा पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री पंचायती राज विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 146(2) के आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। सभा सचिव। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 6 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब वित्तीय कार्य लिए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों का व्यवस्थापन होगा। उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या 43 है। आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है। अतः किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हो सकता है। मैं मांग संख्या 42 ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन मुखबंध द्वारा किया जाएगा। चूँकि आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए विमर्श अभी से 12:30 बजे अपराह्न तक होगा। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी क्रम में सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 33 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 31 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 9 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 6 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 मिनट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2 मिनट, AIMIM 2 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 मिनट, CPI-MLL 1 मिनट, CPI-M 1 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 1 मिनट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 1 मिनट। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांग की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होंगे उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2025 के उपबंध के अतिरिक्त 24,050 करोड़ 4,79,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग पर माननीय श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं कुमार सभी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता का प्रस्ताव प्रथम है। अतएव माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। बिहार विनियोग विधेयक 2025 पर 10 रुपये कटौती की मांग पेश करता हूँ। 9 मिनट बोलना आपको है। अब समय दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल को 9 मिनट का। महोदय, नहीं बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया है। प्रस्ताव
सरकार के द्वारा पेश किया गया है। प्रथम जो बजट था, मूल बजट, उसमें लगभग 3.16 लाख करोड़ का प्रावधान था। यह बजट लगभग 92,000 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं कि बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। यह कोई कोरोना काल नहीं है कि विशेष परिस्थिति में तृतीय बजट पेश किया जाए और हर बजट का साइज जो है, अनुमान और जो वास्तविकता है, दोनों के बीच इतना अंतर हो जाए कि हर बजट में 1/3 के बराबर का बजट पेश किया जाए। यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो बजट बनाया जाता है शुरू के वर्ष के शुरू में, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें सारे प्रावधानों को व्यवस्थित ढंग से विचार नहीं किया जाता, इसलिए बार बार ऐसे सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ती है। बजट बढ़ाने के पीछे और भी कारण हैं। जैसे जो योजनाएं लागू हुई, उन योजनाओं में यदि देर होती है तो उससे वित्तीय भार सरकार पर पड़ता है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद समय सीमा, निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। यह इस पर रोक लगनी चाहिए। महोदय, सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मांग पेश करना यह दर्शाता है कि वित्तीय मामले में सरकार किस तरह कैजुअल अप्रोच अपना रही है। प्रथम अनुपूरक बजट मांग के बाद दूसरा अनुपूरक बजट इस बात का प्रमाण है। मूल बजट की राशि जिसमें कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि बार बार बजट लाने की आवश्यकता पड़ गई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 भी इस तरह के प्रावधान विशेष परिस्थिति में इस तरह की इजाजत देता है। इसलिए वित्तीय घाट, जो वित्तीय निर्धारित सीमा के अंदर यदि वित्तीय घाट, ये अतिरिक्त व्यय FRBM एक्ट में फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा की निर्धारित सीमा के अंदर है। अगर सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% की सीमा से अधिक है तो क्या आज कोरोना या इस तरह की आपदा वाला समय है? आपदा तो असमय, अभी कटाव चल रहा है, बाढ़ की स्थिति आई, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से बजट का प्रावधान किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। सरकार के सामने कई प्रश्न हैं। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है। और वर्षों तक सरकार साल की शुरुआत में ही यदि अनुमान, आय व्यय का अनुमान सही ढंग से लगा ली होती तो इस तरह के बजट लाने की आवश्यकता नहीं होती। स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय में वृद्धि का औचित्य समझ में आता है, लेकिन जहां तक योजनाओं पर व्यय का सवाल है, यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। अतिरिक्त सरकार कहती है कि इसमें योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मांगी गई है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बजट में आवंटित राशि का क्या हुआ? जहां प्रगति रिपोर्ट नगण्य है, जहां एक एक फाइल महीनों तक धूल फांक रही है, वहां नई राशि का मांगना जनता के आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार वित्तीय अनुशासन में फेल हो गई है। राजस्व संग्रह कमजोर है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है और सुधारों पर कोई ध्यान नहीं। क्या यही सुशासन है? क्या यही विकास की परिभाषा है? मेरा मानना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि यह सरकार की नीयत का आईना होता है। लेकिन यह अनुपूरक बजट से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न जिम्मेवारी है दिखाई पड़ रही है। राज्य के स्कूलों के हालात खराब हैं,
शिक्षकों की कमी, अस्पताल में दवाओं की सुविधा में कमी, लेकिन बजट में इन जरूरतों को बहुत प्राथमिकता नहीं दी गई है। पिछले आवंटनों का हिसाब नहीं दिया गया, न ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत की गई, न जवाबदेही। फिर से अतिरिक्त राशि की मांग का मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार और लीकेज पर नियंत्रण करने में असफल है। यह बजट बाढ़, सूखा, शहरों की यातायात एवं जल प्रबंधन की समस्या, ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर सरकार के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है, जबकि जनता इन्हीं मुद्दों से परेशान है। सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना स्वागत योग्य है, लेकिन महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा? 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे? और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं इस राज्य में, नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हजार रुपया ले? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया ले? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं, जो बची महिलाएं हैं, वो भी इस बात के लिए अपेक्षा करती है। इसलिए मैं कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 40 लाख लोग बिहार में ऐसी बस्ती में रहते हैं जिनकी संख्या 100 से अधिक है, और उनकी कनेक्टिविटी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि सरकारी जमीन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है जमीन खरीदने के लिए। और सरकार ने, हम लोग जब सरकार में शामिल थे, उसी समय ये योजना बनी थी कि हर उस तरह के मोहल्ले को सतत लीज पर जमीन लेकर और सरकार उस पर सड़क बनाएगी। कई बार चर्चा हुई और यहाँ तक कि कैबिनेट में भी इसकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बहुत जोर देकर संबंधित पदाधिकारियों को बोला कि इसको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन आज तक वो लोग अपमान सहने के सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं है। जमीन वालों की जमीन, दूसरे लोगों की जमीन पर चलते हैं, और सड़क नहीं रहने की वजह से वहां शादी ब्याह भी मुश्किल हो गया है, और जो बीच बीच में उन्हें रोका जाता है, अपमानित किया जाता है, ताकि वो उनकी निजी जमीन पर नहीं चल सके। इस तरह की समस्याएं, नल जल योजना से जुड़ी हुई समस्याएं, लाखों शिकायतें हैं। शिकायतों का बिल्कुल जो तुगलकी डिसीजन होता रहा है कि कभी पंचायत को दे दिया, कभी पीएचडी को दे दिया, और इस बीच में झूलता हुआ आम आदमी, जिसके दरवाजे पर मोहल्ला का मोहल्ला ऐसा पड़ा हुआ, समाप्त हो रहा है। मोहल्ला का 1 मिनट, मोहल्ला का मोहल्ला ऐसा पड़ा हुआ है जहां पर अभी तक पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। बैठ जाए महोदय, बुलडोजर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह बुलडोजर संस्कृति को लाने की, महोदय 1 मिनट में अपने बुलडोजर संस्कृति बैठ जाइए। बिहार की माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह धरती के बिल्कुल विपरीत है। माननीय सदस्य श्री मनोहर सिंह की समस्याओं पर ध्यान देकर, और महोदय बुलडोजर संस्कृति को शुरू नहीं होने दिया जाए। जीविका क्या है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जीविका के बारे में। माननीय सदस्य मनोहर सिंह जी, माननीय प्लीज बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हुआ। आलोक बाबू प्लीज, समय समाप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनियोग विधेयक लाया गया है, इसमें कई त्रुटियां हैं, और जो जनता ने जो विश्वास सरकारी दल को दिया है, उस विश्वास के अनुरूप नहीं है। महोदय, अब तो जनता पछता रही है कि हम
किस संगठन किस दल को बहुमत दे दिए, लेकिन महोदय लेकिन अब पछताने से क्या होगा महोदय? पछताने से क्या होगा? जनता पछता रही है, उससे पछताने से क्या होगा कि महोदय यह सवाल बात करने का है, टोका टोकी करने का नहीं है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आगे दिन पछे गए, गुरु से किया ने हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब पछता रही है जनता पछता रही है। महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ अभी जो निर्वासित लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो अभी कटाव है भी कट रहा है, बहुत जगह कट रहा है। हमारे क्षेत्र में भी कई जगह कटाव बाकी हो रहे हैं और हम लोगों ने प्रयास किया कि उस कटाव को रोका जाए, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। हमारे आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी, 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, ये सरकारी संवैधानिक कंपल्सन है कि जनता की राशि को खर्च करने के लिए असेंबली से उसका अनुमोदन कराया जाए, लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आवाम के गाढ़े खून और पसीने की कमाई से उसका उत्थान हो रहा है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में जो इस वक्त खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए से जो वसूली की जा रही है कर्मचारियों के जरिए से और सर्किल ऑफिस के जरिए से, मैं समझता हूं कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा शोषण कभी नहीं हुआ है। मैं सरकार का आलोचक नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा, मैं ईमानदारी के साथ अगर बोलें तो सत्ता और विपक्ष सारे लोग इस बात में सहमत हैं कि इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेइंतहा लूट हो रही है। मैं सरकार नए इरादों के साथ आई है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, इस पर काबू पाने की जरूरत है। जनता बहुत बेहाल है। मैं इस वक्त सीमांचल से आता हूं। सीमांचल में सबसे घनी नदियां हैं। 100 किलोमीटर के दरमियान में जो हिमालय के गोद में बहने वाले 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की बारिश और नदियों का पानी 10 से 15 किलोमीटर समाहित हो जाता है। कटाव बहुत अत्यधिक है। मैं जल संसाधन मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले दिनों में तवज्जो दी है। आइंदा भी सीमांचल के कटाव पर तवज्जो देने का काम करेंगे। महोदय, इस वक्त फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सरकार तरक्की कर रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी सीमांचल में 20, 25, 30, 40 किलोमीटर की दूरी पर पुलों का निर्माण नहीं हुआ है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। महोदय, मैं चूंकि ये सरकार कानून के राज की बात करती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री हैं और सदन है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन पिछले विगत कई वर्षों से अफसरशाही का जो एक चलन बढ़ा है महोदय, उससे सिर्फ ये नहीं कि आपके जनप्रतिनिधि अपमानित हो रहे हैं, बल्कि जनता का शोषण दोहन भी हो रहा है और जनता का काम सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। बैठ जाएं, आपका समय समाप्त हुआ। एक बात मैं और कहूंगा माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी, प्लीज बैठ जाइए, समय समाप्त हुआ। समय तय है। बिजली मंत्री यहाँ पर है सर, बिजली की हालत बड़ी खराब है सर, हमारे उस क्षेत्र का प्लीज बैठिए, हो गया आपका। अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव पर बोलने से पहले 1 मिनट बोलना है। एक बात कहना चाहेंगे। कल सदन में सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता और कुशलता के चलते, उनके बेहतर चुनाव संचालन के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की जो कमेटी है, चुनाव से संबंधित कमेटी, उसका चेयरपर्सन बनाया गया। हम नहीं मानते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को गुमराह करने के लिए कहा है। संभव है कि ये संगत का भी असर हो। जैसे G20 जब भारत में हुआ तो कहा गया कि सरकार ने आयोजन करवाया। हम कहेंगे महोदय कि ये सिंपल एक प्रैक्टिस है, एक रोटेशन के तहत 2026 में भारत को मिलना था, ठीक वैसे ही जैसे आगे चल करके 2033 में वो किसी और देश को मिलना है, ट्यूनीशिया को मिलना है, वो अभी से तय है। तो सदन को गुमराह न किया जाए। दूसरी बात हम कहेंगे महोदय कि कल हमने जब कहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि
ऑनगोइंग स्कीम के ऊपर ये नहीं होता है, पहले से कोई स्कीम होता है तो नहीं होता है। आचार संहिता का वो पैसा बांटने वाला सिस्टम खत्म नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले के स्कीम को रोके गए हैं माननीय सदस्य। तो सदन को श्री गुमराह अजय न कुमार किया जी, जाए, ये हम कहेंगे महोदय। श्री अजय हम कुमार लोग के जी, पास कम समय है, थोड़ा संरक्षण दिया जाए महोदय। प्लीज बैठिए, समय समाप्त आपको। प्लीज बोला जाए। हम पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन पे, माननीय सदस्य ने कहा कि उनको इस कारण नहीं मिला है, और आपने ये भी कहा कि हो सकता है उसमें ये भी कारण हो। आप अभी बोले हैं, अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, आपने जो बोला है अभी प्रोसीडिंग देख लीजिएगा। और जब आपके भी दिल में है कि हो सकता है ये भी कारण हो, तो मैंने तो उतना ही कहा था। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, प्लीज सर बैठे बैठे मत बोलिए भैया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के बजट और फिर गिलोटिंग से सभी विभाग हैं, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। ग्रामीण विकास विभाग का मूल रूप से जो काम होता है उसमें एक महत्वपूर्ण काम स्वच्छता मिशन है, और जिसमें मैं समझता हूं कि सरकार बहुत ही विकास की बात कर रही है, लेकिन स्वच्छता ग्राही का सिर्फ 3,000 रुपया महीने पर काम लिया जाता है, और वो भी उसका भुगतान 6 महीने में एक बार होता है या नहीं होता है, और वो काम भी शायद बिहार में आधे पंचायत में हो रहा है। इसके बारे में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। दूसरी बात हम कहना चाहता हूं कि आवास योजना भी आपके अंदर में आता है। आवास योजना पूरी तौर पर बिहार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। जब तक आपका मुलाजिम 25,000 से 50,000 रुपये अब नहीं लेता, तब तक किसी का मकान बनता नहीं, और नहीं बनने की स्थिति आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बैठ जाएं। महत्वपूर्ण बात कह के मैं खत्म माननीय कर रहा हूं। सदस्य सर श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, धान की खरीद, सर धान की माननीय खरीद सदस्य पूरे बिहार प्लीज में नहीं अजय हो बाबू रही जी, है। समय समाप्त। नेता सदन बैठे हुए हैं, इसलिए मैं माननीय कह रहा हूं सदस्य पूरे बिहार श्री में किसान का धान इंद्रजीत नहीं प्रसाद खरीद हो गुप्ता, रही है, इसलिए गुप्ता इसको जी, संज्ञान में रखिए। लेकर के इस पर। अध्यक्ष महोदय, इस आ रहा बजट सत्र आएगा मार्च में। इस कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, नया हूं, बहुत कुछ पढ़ा नहीं, बहुत चीज जानता नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये मात्र द्वितीय अनुपूरक बजट है। आने वाले 5 साल में हर एक साल आएगा, क्या आएगा ये पता नहीं, लेकिन ये जो 24,000 से आपने ज्यादा बढ़ा, आप सबों का ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जो नए सदस्य आए हैं ना, उस ट्रेनिंग सेशन का तो इंतजार कर रहा हूं महोदय, लेकिन मैं चाहता हूं जो इम्प्लीमेंटेशन और जो बजट के जो बीच का गैप होता है, जो बढ़ाना पड़ता है बार बार, या तो ठीक से बनाया नहीं जाता, अगर बनता है तो कहीं न कहीं जो लीकेज होता है उस पर मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि उस पर रोक लगाने की कोशिश करें, ताकि हमारा ये द्वितीय हो, तृतीय चौथी नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव, 1 मिनट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, और मैं अपनी नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को भी आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका इम्प्लीमेंट और अच्छे से अगर हो तो जो भी गरीब समाज के लोग हैं, सौर समाज के लोग, उन लोगों को भी बेहतर ढंग से जो है आवास योजना में शामिल किया जाए। और साथ ही स्वच्छता के अंदर जो है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शौचालय का निर्माण जो भी पहले हुआ है तो बहुत सी उसमें लूट घसोट भी है, उसको जांच करके हर जगह शौचालय के निर्माण को भी बेहतर ढंग से महोदय इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। और साथ ही महोदय, ये विभाग की बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रामगढ़ विधानसभा में दुर्गावती नदी और करनासा नदी के तट पर बसे गांव बहुत से कटाव के कारण खतरे में है सर, तो उसका भी सर जांच करके उस कटाव को रोकने का उपाय किया जाए महोदय। मैं बस यही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, राज्य की कुल आबादी में से लगभग 89% लोग गांव में निवास करते हैं। राज्य के गरीबों को बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना,
मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, मनरेगा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आधार पंजीकरण, सामाजिक अंकेक्षण, सोसाइटी विकास प्रबंधन संस्थान कार्यक्रम एवं जीविका संचालित किए जा रहे महोदय। जीविका समूह से अब तक राज्य में लगभग 1,40,00,000 के करीब महिलाएं जुड़ चुकी हैं। समूह में जुड़े के इच्छुक महिलाओं को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। आज जीविकोपार्जन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य उसका लाभ जीविका दीदी को मिल रहा है। महिला आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। आज बच्चों की पढ़ाई, दवाई, घर में उत्सव के लिए किसी को आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 20 सालों के शासन में जीविका दीदी आत्म सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। इसे भूला नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका योजना की शुरुआत की गई है। जीविका योजना में स्वयं सहायता समूह का गठन कराया गया। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस योजना को पूरी तरह धरातल पर उतारने के लिए बिहार के विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान को भूला नहीं जा सकता है। कृषि से जुड़कर काम करने वाले परिवारों की संख्या 42,54,000 से ज़्यादा है। पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों की संख्या 12,04,000 से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हर प्रखंड में सिलाई सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। अब तक 40,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 50,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियों को रोजगार उपलब्ध इन क्षेत्रों में किया गया है। आंगनवाड़ी के बच्चों के कपड़े की सिलाई का काम भी जीविका दीदी को मिला है, जिसमें 1 लाख जीविका की दीदियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है तथा दूसरे विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। काम का अवसर प्रदान करने की दिशा में बातचीत जारी है। राज्य के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के लिए जीविका की दीदियों को परामर्शी के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सदर अस्पताल और मंडल अस्पतालों में खाना बनाने के लिए साफ सफाई का काम जीविका की दीदियों को दिया गया है। इसमें 30,960 लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। राज्य में स्थित तालाबों को देखभाल के लिए जीविका दीदी को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 7,754 दीदी को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया गया है तथा सालाना मत्स्य पालन के क्षेत्र में 90,68,000 दीदियों को जीविका उपार्जन चल रहा है। सतत जीविकोपार्जन का लाभ देने वाले की संख्या 2,01,218 है, जिन्हें राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जीविका की दीदियों को 2 लाख रुपया आप कहाँ से देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। जो ताड़ी बेच कर जिंदगी बसर करते थे, जो शराब बेच करके जिंदगी बसर करते थे, वैसे परिवार जिनका परिवार जो हाशिए पर खड़ा था, घर का कमाने वाला दुनिया में नहीं है, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया और 2,01,000 परिवार को चिन्हित करके उनको 2-2 लाख के अंदर उनको सहायता देके उनके जीवन में नयापन लाया गया। राज्य के हर पंचायत में जीविका भवन का निर्माण हो रहा है। राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में लगभग 4,08,000 से ज़्यादा हम युवा युवतियों को नियोजन किया है। बिहार में लगभग आज 31,71,000 से ज़्यादा आज जीविका दीदी लाखपति बन चुकी है। महोदय, हमने काम किया है, हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है और सशक्त बनाने के ही आधार पर आज जिनकी आमदनी 2,000 थी, 4,000 थी, 6,000 थी, उनको आज लाखपति दीदी बनाया है। और इसी प्रकार का और भी कौशल
दूध उत्पादन क्षेत्र, दूध उत्पादन समिति बनाकर हमने काम किया है और 34,489 दीदी जोड़कर यहाँ पर प्रतिवर्ष 1,20,00,000 रुपया उनकी आमदनी हो रही है। सालाना टर्नओवर 128 करोड़ है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम चल रहा है। महोदय, महिला रोजगार की बात करते हैं और हमारे माननीय सदस्य, महिला रोजगार की चिंता आप ज़्यादा नहीं कीजिए। जो हमारी सरकार, बिहार के लोग, मेरे मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है पहले भी एक एक करके निभाया है और आने वाले दिनों में एक एक करके उसको हम लोग पूरा करेंगे। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री आपने अपनी बातों को रखा है, आपने अपनी बातों को रख दिया है, अब सरकार का उत्तर हो रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जा रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां प्रत्येक परिवार की एक महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार चुनने का अधिकार दिया गया और उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया, यानी 2 लाख और अतिरिक्त राशि भी उनको दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह राशि महिलाओं के रोजगार के लिए है जिससे उनके परिवार की आमदनी बढ़े, जीवन स्तर में सार्थक सुधार हो सके। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। ऐसा ही पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1,56,00,000 से ज्यादा दीदियों को रोजगार पर गतिविधि संचालन हेतु 10,000 रुपया उनके खाते में दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जीविका राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक संगठन एवं स्वास्थ्य संपोषण तथा स्वच्छता के लिए संसाधन नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है। इस राज्य की दीदी दूसरे राज्य में भी जाकर के वहां पर प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रशिक्षण देने का काम दूसरे राज्यों में भी हमारी दीदियां कर रही है। तो आप सोच सकते हैं, ये प्रदेश हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल, उत्तराखंड भेजे गए हैं 12,664 दीदी और लगभग 100 करोड़ इन सामुदायिक संसाधन सेवी CRP इसके अर्जित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो अंतिम अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं महोदय, कितना भड़काने का काम किया बिहार की महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और राजद के साथ साथ महागठबंधन के जितने नेता थे, ये क्या कह रहे थे, ये इसमें सूद लगेगा, ये पैसा जो दिया गया है ये लौटाना पड़ेगा, और ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने में कहने से कोई बिहार की महिला रोजगार योजना सफल करने में पूरी की है, परंतु हमें इन्हें कामयाबी नहीं मिली, इनके झांसे में कोई नहीं आया। और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे, इनके बारे में मालूम है कि माई बहन मान योजना चलाते नहीं है, माँ बहनों को बिहार में नहीं पूरे देश में अपमानित करने का काम करते हैं। कहते थे कि 2,500 प्रति महीना आपको देंगे और कहते थे कि 30,000 एक मुश्त भी देंगे, लेकिन इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं था। सभी महिलाओं ने इनकी बातों को एक सिरे से खारिज किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये फार्म भरवा रहे थे और फार्म भरवाने में महोदय 200-300 उगाही भी हो रही थी, ठगी का काम हो रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहा था महोदय और कार्ड बांट रहा था और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में लगा था। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी को जब फिनिश करने की अभियान चलाते हैं विपक्ष के लोग, नीतीश कुमार जी दोगुनी ताकत के साथ बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया।
फेल हो गया, और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर बस बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। हमारा जो भाषण का पार्ट है उसको प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाए महोदय। और मैं विपक्ष के माननीय सदस्य आलोक मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस ले। राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए हम जब पैसा मांगते हैं तो आप कटौती करते हैं। तो जब आप कटौती करिएगा तो कैसे विकास होगा? तो राज्य की महिलाओं से आपको अगर दुश्मनी है, राज्य की महिलाओं से उनकी तरक्की पर आपको अफसोस है, तो निश्चित रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और राज्य के विकास के लिए 24,050 करोड़ 4,79,000 रुपये खर्च करने की अनुमति सदन से प्रदान करने की अनुरोध करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2025 के उपबद्ध के अतिरिक्त 24,050 करोड़ 4,79,000 रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई जाकर। माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगे गिलोटिन के माध्यम से ली जाएगी। प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण का अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त मांग संख्या 1 कृषि विभाग के संबंध में 395 करोड़ 32,42,000 रुपये। मांग संख्या 2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 263 करोड़ 8,82,000। मांग संख्या 3 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 784 करोड़ 62,92,000 रुपये। मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 587 करोड़ 67,10,000 रुपये। मांग संख्या 6 निर्वाचन विभाग के संबंध में 122 करोड़ रुपये। मांग संख्या 7 निगरानी विभाग के संबंध में 6 करोड़ 81,30,000 रुपये। मांग संख्या 8 कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 2 करोड़ 90,50,000 रुपये। मांग संख्या 9 सहकारिता विभाग के संबंध में 8 करोड़ 86,15,000 रुपये। मांग संख्या 10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 7,264 करोड़ 67,58,000 रुपये। मांग संख्या 12 वित्त विभाग के संबंध में 22,530 करोड़ 60,12,000 रुपये। मांग संख्या 16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 1,244 करोड़ 56,01,000 रुपये। मांग संख्या 17 वाणिज्य विभाग के संबंध में 1,000 रुपये। मांग संख्या 18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 19 करोड़ 90 लाख रुपये। मांग संख्या 19 पर्यावरण वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 188 करोड़ 98 लाख 84,000 रुपये। मांग संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 3,088 करोड़ 95 लाख 26,000 रुपये। मांग संख्या 21 शिक्षा विभाग के संबंध में 15,725 करोड़ 7,03,000 रुपये। मांग संख्या 22 गृह विभाग के संबंध में 711 करोड़ 87 लाख 18,000 रुपये। मांग संख्या 23 उद्योग विभाग के संबंध में 858 करोड़ 37 लाख 77,000 रुपये। मांग संख्या 25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 152 करोड़ 66 लाख 52,000 रुपये। मांग संख्या 26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 65 करोड़ 99 लाख 99,000 रुपये। मांग संख्या 27 विधि विभाग के संबंध में 104 करोड़ 1,000 रुपये। मांग संख्या 30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 66 करोड़ 12 लाख 1,000। मांग संख्या 31 संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 4 करोड़ 82 लाख 61,000 रुपये। मांग संख्या 32 विधानमंडल के संबंध में 3 करोड़ 47 लाख रुपये। मांग संख्या 33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 113 करोड़ 14 लाख 42,000 रुपये। मांग संख्या 35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 96 करोड़ 12 लाख रुपये। मांग संख्या 36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 150 करोड़ रुपये। मांग संख्या 37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1,390 करोड़ 2 लाख 10 रुपये। मांग संख्या 38 मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 50 लाख रुपये। मांग संख्या 39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 9 करोड़ 63 लाख 56,000 रुपये। मांग संख्या 40 राजस्व भूमि सुधार विभाग के संबंध में 15 करोड़ 68 लाख 47,000 रुपये। मांग संख्या 41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1,261 करोड़ 21 लाख रुपये। मांग संख्या 43 विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीक शिक्षा के संबंध में 8 करोड़ 65 लाख 97,000 रुपये। मांग संख्या 44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 198 करोड़ 77 लाख 37,000 रुपये। मांग संख्या 45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 16 करोड़ 62 लाख 69,000 रुपये। मांग संख्या 46 पर्यटन विभाग के संबंध में 15 करोड़ 53 लाख रुपये। मांग संख्या 47 परिवहन विभाग के संबंध में 145 करोड़ 3 लाख 82,000 रुपये। मांग संख्या 48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2,345 करोड़ 97 लाख 73,000 रुपये। मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 1,115 करोड़ 19 लाख 96,000 रुपये। मांग संख्या 50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 12 करोड़ 4 लाख 28,000 रुपये। मांग संख्या 51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 5,263 करोड़ 40 लाख 67,000 रुपये। मांग संख्या 52 खेल विभाग के संबंध में 55 करोड़ 46 लाख 71,000 रुपये जाकर से अनाधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभी मांगे स्वीकृत हुई। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। हत्या मैंने पुलिस थाने में उसको पीट पीट कर हत्या सौर बाजार में सरकार देख लेगी, आप बता दी। ये धन्यवाद। निश्चित तौर पर सरकार ने ध्यान, अब बस सरकार ने संज्ञान लिया है, बैठ जाइए। निश्चित तौर पर प्रभार बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 प्रभारी मंत्री विधि विभाग। महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। प्रभारी विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या विधेयक 25 पर विचार हो। अध्यक्ष महोदय। हाँ वो अच्छा नहीं, अब ये बोल लेते हैं स्वीकृति में। अच्छा ठीक। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूचित विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूचित विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे ना हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जिसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग विधेयक संख्या 4 विधेयक 25 स्वीकृत हो। महोदय, वित्तीय वर्ष 25-26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधानमंडल में दिनांक 3 दिसंबर 25 को उपस्थापित किया गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में 91,717 करोड़ 11,35,000 रुपये की राशि के लिए ये प्रस्ताव था। महोदय, कटौती प्रस्ताव के संबंध में आलोक जी ने जो अपना भाषण दिया उसका मैं कुछ कहना चाहूँगा। संविधान में क्यों सप्लीमेंट्री डिमांड की बातें रखी गई? क्यों? किसी भी विभाग के खर्चे का आकलन का एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है। कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी खर्च नहीं होता है। इसलिए सप्लीमेंट्री का प्रोविजन किया गया। ये कानूनी व्यवस्था है, मनचाही व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या क्या बोल रहे हैं? क्या वक्त था जब एक जमाने में बिहार का बंटवारा हुआ तो भाषण होता था आलू लालू बालू बच गया, बिहार क्या खाएगा। अब 25-26 हजार करोड़ का बजट था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने इस बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाया। आदमी में अगर ईमान हो, चरित्र हो, ज्ञान हो तो पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे का प्रबंध किया जाता है। जनता से पैसे लेके जनता में ही खर्च किया जाता है। कोई चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता। महोदय, मुझे स्मरण है, मुझे और बात बोलिएगा तो और मैं पोल खोलूंगा। बैठिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ईमान का संकट नीतीश कुमार में नहीं है।
इसलिए पैसे का प्रबंध भी होगा। और आज देश में जीएसटी लागू हो गई है। जीएसटी लागू होने के बाद बिहार कंज्यूमर स्टेट है। जितनी ज़्यादा यहाँ बिक्री होगी, पैसे राज्य के खजाने में उतने आएंगे और भी उसको बेहतर प्रबंधन करके हम लोग पैसे जुटावेंगे। और जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, एक एक को पूरा करेंगे, ये गारंटी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इसे पास करने की कृपा की जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जिसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, राज्य में सामान्य निर्वाचन के बाद अष्टादश बिहार विधानसभा का गठन हुआ। गठन के उपरांत इसके प्रथम सत्र की बैठक दिनांक 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 समाप्त हो रही है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। सत्र के प्रथम दिन दिनांक 1 दिसंबर 2025 को अस्थायी अध्यक्ष का द्वारा अष्टादश बिहार विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों में से 236 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया एवं दिनांक 2 दिसंबर 2025 को 5 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। इसी दिन अष्टादश बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को माननीय राज्यपाल द्वारा ससंवेद दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया गया। आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तथा नेता विरोधी दल के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नाम की घोषणा की गई। इस सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 2 अध्यादेश क्रमशः बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश 2025 एवं बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 सदन पटल पर रखे गए। सभा सचिव द्वारा कुल 11 अनुमत विधेयकों का एक विवरण सदन पटल पर रखा गया। इसी दिन वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन एवं नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी गई। कुल 5 जननायकों के निधन पर उनके प्रति शोक व्यक्त किया गया। इस सत्र में बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु अध्यक्ष बिहार विधानसभा को प्राधिकृत किया गया। दिनांक 4 दिसंबर 2025 को माननीय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी को अष्टादश बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री राम विलास कामा जी द्वारा किया गया। वाद विवाद में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की उपलब्धियों को दर्शाया गया है और अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा उत्तर दिया गया। तत्पश्चात धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। दिनांक 5 दिसंबर 2025 को वित्तीय वर्ष 25-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास के अनुदान की मांग पर वाद विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगे गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के तीनों वित्तीय समितियों के वर्ष 25 से 27 की शेष अवधि के गठन में सदस्यों के मनोनयन हेतु अध्यक्ष बिहार विधानसभा को प्राधिकृत किया गया। इस सत्र में कुल 16 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 15 स्वीकृत एवं 1 अस्वीकृत हुआ। कुल 9 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 6 स्वीकृत एवं 3 अस्वीकृत हुई। सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ साथ पक्ष प्रतिपक्ष के साथ
सभी मान्य सदस्यों का मैं आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग से ही इस सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया है। आशा है कि आने वाले सत्र में भी पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी मान्य सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा एवं हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया है। इस हेतु उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने जिस तत्परता एवं लगन एवं निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। 9 वर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्ज्वल की सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ। 7 सदन का हो तो इतिहास नया बनेगा, 7 सदन का हो तो इतिहास नया बनेगा, यह समृद्ध बिहार अपना कीर्तिमान नया गढ़ेगा। कर्मभूमि है निखिल महितल, जब तक नर की काया तब तक है जीवन के कण कण में अपना कर्तव्य समाया। सत्र के समापन के अवसर पर पक्ष एवं विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों को मेरी ओर से रवि का तेज, सोम की शीतलता, मंगल का शौर्य, बुद्ध का प्रखर प्रज्ञा, गुरु का ज्ञान, शुक्र का वरदान, शनि का भयदान, अहर्निश रात दिन मिलता रहे, राज्य के विकास में 2 गुण उत्साह से कार्य करते रहें। बेहतर बिहार, सुंदर बिहार, विकसित बिहार के निर्माण में सभी मिलजुल कर कार्य करें, यही 18वीं बिहार विधानसभा में हमारी कामना है। जय भारत, जय बिहार, विकसित बिहार। माननीय सदस्यगण, अब बिहार गीत होगा, कृपया आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। के कंठहार तुझको शत 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 चंदन बिहार गुरु गोविंद की वाणी है। आर्यभट्ट तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदान, बापू की है कर्म भूमि धरती का गौरव गाथा अपूर्व, विश्व शांति का तेरे सपूत अब तू माथे का विजय तिलक। अंजन बिहार तुझको शत शत मेरे भारत के
अब सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।